हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं एक अपना नया अध्याय जिसका नाम है दबाव समूह। ये समूह है, ये तो नाम से जाहिर होता है, पर कैसा समूह है? एक ऐसा समूह जो दबाव डालता है, प्रेशर डालता है, उस समूह की हम बात कर रहे हैं। और ये दबाव समूह जो होते हैं, जैसा अभी हमने पढ़ा से पिछला अध्याय, वो राजनीतिक दल था। तो राजनीतिक दल और दबाव समूह बिल्कुल अलग अलग चीज है। राजनीतिक दल को सरकार से मान्यता प्राप्त होती है और वो राजनीतिक दल सरकार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन ये जो दबाव समूह है, ये दबाव समूह ऐसे लोगों का समूह होता है जिनका राजनीति में सत्ता हासिल करना या तो बिल्कुल उनका उद्देश्य नहीं होता, लेकिन जो राजनीतिक सरकार में या जो भी सरकारों के अंदर कार्य करने वाले लोग हैं, उन्हें प्रभावित करने का या उन लोगों पर दबाव डालने का इनका मुख्य उद्देश्य होता है। और उन पर दबाव डालकर क्या चाहते हैं ये लोग चाहते हैं कि हमारे हितों में अभिवृद्धि हो और हमारे हितों के अनुसार ही कार्य और नीतियां जो है परिणित हो जाए। तो दबाव समूह और राजनीतिक दल बिल्कुल अलग अलग चीजें होती हैं हमारे राजनीति विज्ञान में। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं दबाव समूह के बारे में, उनकी विशिष्ट जो आपको परिभाषाएं हैं जो हमारे विशिष्ट राजनेताओं ने दी हैं, उनकी भी हम जानकारी लेंगे और कौन कौन से राजनेता किस किस रूप में इसे परिभाषित करते हैं वो मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। तो जैसा माइनर वीनर ने कहा है कि लोकतांत्रिक संस्कृति के लिए इससे अधिक घातक कुछ और नहीं हो सकता कि राष्ट्रीय हित की ऐसी अवधारणा को अपनाया गया जिसमें विशेष हितों की सौदेबाजी का अवसर देने, अपनी बात कहने और राजनीतिक प्रक्रियाओं की नीतियों तथा मांगों के प्रभाव में रचनात्मक भूमिका नियमों से वंचित कर दिया गया हो। कि जो राष्ट्रीय हित की अवधारणा है, उस राष्ट्रीय हित की अवधारणा में ये दबाव समूह कार्यरत होते हैं और वो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, उन पर दबाव डालने का प्रयास करते हैं। इसीलिए इन्हें दबाव समूह कहा जाता है। इनकी बात मानी जाए या न मानी जाए वो एक अलग मैटर है सरकार का, लेकिन इनकी कोशिशें जारी रहती है कि ये अपने हितों की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करते रहते हैं। तो हमारी राष्ट्रीय अवधारणाओं में इसे कुछ जो राजनीतिक बातें हैं उसमें या लोकतंत्र में इन्हें कहीं ना कहीं छोटी मोटी तो नहीं कह सकते, इनको मान्यता दे दी गई है। तो ये हमारे लिए कभी हानिकारक भी बन जाते हैं और कभी लाभकारी भी बन जाते हैं। तो दबाव समूह की एक और परिभाषा हम पढ़ते हैं कि वैसे ऑडिगार्ड ने कहा है कि दबाव समूह ऐसे लोगों का औपचारिक संगठन है जिसके एक अथवा अधिक सामान्य उद्देश्य होते हैं, जो घटनाओं के क्रम को विशेष रूप से सार्वजनिक नीतियों के निर्माण और प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित करने का कार्य इसलिए करते हैं कि वे अपने हितों की रक्षा एवं अभिवृद्धि कर सके। राजनीतिक दल व्यक्ति और शासन के बीच संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन 20वीं सदी की बदलती हुई परिस्थितियों में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन से जुड़े हितों और गतिविधियों में बहुत विभिन्नता उत्पन्न कर दी है। ये विविध समूह विविध हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अतः राज व्यवस्था में इन हितों और गतिविधियों के उचित प्रतिनिधित्व के उद्देश्य से दबाव समूह का उदय और विकास हुआ। वर्तमान में सभी प्रकार की शासन व्यवस्था में और समाज में दबाव समूह विद्यमान है तथा ये राजनीति में एक संस्था के रूप में कार्य करते हैं। तो हम समझ सकते हैं
कि दबाव समूह राजनीतिक संस्था के रूप में कार्य तो करते हैं, लेकिन किस रूप में कार्य करते हैं कि ये शासन और व्यक्ति के बीच में एक संपर्क सूत्र स्थापित करते हैं और उस संपर्क सूत्र के माध्यम से ही ये अपने कार्यों को परिणित करते हैं। तो दबाव समूह के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात ये भी कही जा सकती है कि दबाव समूह राजनीति में एक सक्रिय भूमिका में रहते हैं और सक्रिय भूमिका में रहने के साथ साथ प्रशासन से भी उतना ही लगाव रखते हैं जितना कि जनता से। तो जनता और प्रशासन की काफी अभिन्न अंग बन जाते हैं। तो ये दबाव समूह दोनों ही जगह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सीधे साधे शब्दों में दबाव समूह को सार्वजनिक हित प्रभावित करने के लिए गैर कानूनी समूह कहा जा सकता है। ये विधेयकों को वापस लेने, उन्हें परिवर्तित करने या उन्हें संशोधित करवाने का प्रयत्न करते हैं और लोगों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व व्यावसायिक हितों की रक्षा करने या उनमें अभिवृद्धि करने का प्रयास करते हैं। कि ये दबाव समूह करते क्या है कि ये जो भी विधेयक पारित हो रहा होता है उसमें कहीं ना कहीं उसे संशोधित करने या उसे वापस लेने या फिर उसे कुछ समय बाद लागू करने या कुछ भी ऐसी नीतियां जो इन्हें ठीक नहीं लगती उसे बदलने की ये कोशिश करते हैं। और वो गतिविधियां चाहे से सामाजिक हो, चाहे से आर्थिक हो, राजनीतिक हो या और अन्य समस्याओं से जुड़ी हुई हो, तो ये सभी जो कार्यविधियां हैं ये सभी कार्यविधियों को परिवर्तित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हैं और कोशिश ये रहती है इनकी कि हमारे हितों में अभिवृद्धि हो। तो इस तरीके से ये दबाव समूह राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आज हम उनके लक्षण और विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से लक्षण या विशेषताएं दबाव समूह की होती है। इन विशेषताओं के माध्यम से इसे और भी बेहतर या स्पष्ट रूप से हम इसे समझ पाएंगे। तो पहला जो लक्षण है वो है सीमित उद्देश्य, कि इन राजनीतिक दलों के उद्देश्य सीमित होते हैं। कहीं भी ये ऐसी कोई कोशिश नहीं होती कि ये पूरे राष्ट्रीय हित के बारे में बात करना, सीमित छोटे उद्देश्य होते हैं और जैसे ही इनका उद्देश्य पूरा हो जाता है ये समाप्त हो जाते हैं। तो दबाव समूह के लक्ष्य सीमित होते हैं। अपनी गतिविधियों व सामान्य उद्देश्यों के इर्द गिर्द ही दबाव समूह घूमते रहते हैं और अपने कार्यों को पूर्ण करते हैं। तो इनकी गतिविधियां बहुत ही सीमित होती है। स्थानीय जहां भी ये आसपास है केवल उन्हीं के आसपास ये घूमते रहते हैं और उन कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। दूसरी विशेषता है औपचारिक व अनौपचारिक दोनों रूप में। औपचारिक रूप में भी हो सकते हैं दबाव समूह और अनौपचारिक रूप में भी हो सकते हैं। दबाव समूह दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं, औपचारिक या अनौपचारिक। जैसे भारत में मजदूर संघ एक संगठित दबाव समूह है, लेकिन जाति एक अनौपचारिक बहुत बड़ा प्रभावशाली असंगठित दबाव समूह है। तो औपचारिक भी हो सकते हैं, अनौपचारिक भी हो सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के रूप में कि आपने संघों के नाम सुने होंगे, जैसे व्यापार संघ, मजदूर संघ, जो भी व्यवसाय के अकॉर्डिंग होता है, सुनार संघ या लुहार संघ, जो भी ऐसे संघ बनाए जाते हैं, या टैक्सी चालक संघ। तो ये संघ क्या काम करते हैं? दबाव समूह ही है, छोटे हैं, इनके उद्देश्य सीमित होते हैं। तो ये दबाव समूह कैसे हैं? औपचारिक, यानी कि इनमें एक फॉर्म भरना पड़ता है, उस व्यवसाय से आपको जुड़ा रहना पड़ता है और उनकी कार्यविधियों को आपको मानना पड़ता है। तो वो है औपचारिक दबाव समूह। लेकिन अनौपचारिक दबाव समूह क्या है, इसे कैसे समझेंगे? कि जैसे जाति, आपका कोई वो नहीं है, संघ नहीं है, लेकिन आप एक ही जाति के हैं, एक ही समाज के हैं, तो आप उसमें एक जुड़ाव का अनुभव करते हैं।
यदि आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ तो है ही, लेकिन बाहर कहीं जाते हैं, भारत से बाहर भी कहीं जाते हैं और आपको अपनी ही जाति का कोई लोग मिल जाते हैं या अपनी ही भाषा का कोई व्यक्ति मिल जाता है बोलने वाला, तो आपको एक लगाव या जुड़ाव अनुभव होता है जो पूर्णतः से अनौपचारिक है, लेकिन वो भी एक दबाव समूह का कार्य कर सकता है। भारत का उदाहरण लेते हैं तो मजदूर संघ एक औपचारिक संघ है, लेकिन जाति, भाषा और क्षेत्र विशेष से जो संघ बन जाते हैं अनौपचारिक रूप में, वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में दबाव समूह के रूप में रह सकते हैं। तो ये दोनों प्रकार के होते हैं। अगला है सीमित एवं व्यापी सदस्यता। कुछ दबाव समूह की सदस्यता सीमित होती है, बहुत कम लोग उसमें शामिल होते हैं, और कुछ दबाव समूह ऐसे होते हैं जिनकी सदस्यता बहुत ही व्यापक होती है, यानी बहुत सारे लोग उसमें जुड़े हुए होते हैं। कई बार एक ही व्यक्ति एक ही समय में कई सारे दबाव समूह का सदस्य बन सकता है, जैसे कोई व्यक्ति चिकित्सकों के संघ में, उपभोक्ता संघ में, खिलाड़ी संघ में, तो कभी कॉलोनी विकास समिति या जाति के संघ में एक साथ दबाव समूह का सदस्य बन सकता है, और कभी कोई केवल एक ही संघ की सदस्यता का भागीदार बन सकता है या नहीं भी बन सकता। इसका अर्थ ये होता है सीमित, चाहे तो एक या दो, और चाहे तो व्यापी, बहुत सारे दबाव समूहों का एक साथ वो बन सकता है हिस्सेदार। कैसे कि माना एक व्यक्ति चिकित्सक है, डॉक्टर है, और वो डॉक्टरों के संघ में शामिल है। उसके बाद यदि वो किसी व्यवसायिक संघ से भी जुड़ जाता है कि डॉक्टर के बाद उसका कोई और भी व्यवसाय है, साइड बिजनेस जैसे करते हैं, तो उस व्यवसाय के संघ में भी वो शामिल है। जिस जाति से वो जुड़ा हुआ है उस जाति के संघ में भी वो शामिल है। जिस मोहल्ले में या रहता है वो वहाँ की विकास समिति में भी वो शामिल है। तो इस तरीके से एक व्यक्ति एक ही समय में कई सारे दबाव समूह का सदस्य बन सकता है, और कई बार एक या दो उनकी इच्छा के अनुसार, या कभी कभी नहीं भी। तो ये दोनों ही प्रकार की सदस्यता इसमें मौजूद होती है। अगला है संवैधानिक या असंवैधानिक तरीकों का प्रयोग, कि जहां तक होता है दबाव समूह संवैधानिक साधनों का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन कई बार ये असंवैधानिक साधनों का भी प्रयोग कर लेते हैं। जैसे हम लोग देख ही रहे हैं कि गुर्जर आरक्षण या किसान आंदोलन जो वर्तमान में चलाए जा रहे हैं, तो ये कई बार ऐसा जब दबाव समूह भीड़ के रूप में एकत्रित हो जाता है तो अनियंत्रित हो जाता है, उस समय असंवैधानिक साधनों को भी ये करने से पीछे नहीं छूटते। दबाव समूह अपनी बात मनवाने के लिए दोनों ही तरीकों को अपनाता है, और ये दोनों समूह प्रकट रूप में केवल संवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे प्रचार व जनमत निर्माण आदि, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से ये कभी कभी हड़ताल, आंदोलन, तोड़फोड़ व रिश्वत जैसे असंवैधानिक साधनों का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो ये असंवैधानिक साधन जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी राजनीति को प्रभावित करने का बहुत प्रयत्न करते हैं कि जो भी राजनीति चल रही है उससे काफी दूरी रखी जाए। अगला है राजनीति व प्रशासन में अप्रत्यक्ष भूमिका, कि ये सामने नहीं आते, कि दबाव समूह सामने नहीं आते, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप में पीछे से ये प्रयास करते हैं लोगों की मानसिकता को बदलने का, कि जो भी व्यवहार में चल रहा है उससे दूर करके हमारे हित को हम प्रभावित करें, और जो भी कानून बने, जो भी नियम बने या निर्णय हो वो हमारे हित में हो। तो वो तरीका अप्रत्यक्ष भूमिका में इनका रहता है। तो ये अप्रत्यक्ष भूमिका कैसे निभाते हैं? दबाव समूह का उद्देश्य सत्ता पर अधिकार करना नहीं होता, इसलिए ये राजनीति व प्रशासन में अप्रत्यक्ष भूमिका में रहते हैं। कई बार ये समूह स्वयं को गैर राजनीतिक संगठन कहते हैं, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। ये राजनीति से अलग नहीं होते, वरन पर्दे के पीछे रहकर राजनीतिक निर्णयों व प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित करने का
प्रयास करते हैं। ये स्वयं निर्वाचन में अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करते, परंतु अपने हितों का समर्थन करने वाले उम्मीदवारों का साथ अवश्य देते हैं। उन्हें भारी मात्रा में जन व धन का सहयोग देकर अपने सहयोगी बना लेते हैं और बाद में अपने कार्यों की पूर्ति उन्हीं के द्वारा करते हैं। तो ये राजनीति में प्रत्यक्ष भूमिका में नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि इनका मुख्य मकसद सत्ता को हासिल करना नहीं होता है। सत्ता हासिल करने में ये विश्वास नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, ये अप्रत्यक्ष भूमिका में रहते हैं। अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करते, लेकिन जो उम्मीदवार खड़ा है वो व्यक्ति अपने काम का है या नहीं। यदि काम का है तो उसे भरपूर समर्थन देते हैं और समर्थन देने के बाद ये देखते हैं कि यदि वो व्यक्ति किसी उच्च पद पर आसीन हो जाता है तो फिर उससे अपना कार्य निकलवाने में ये पीछा उसका नहीं छोड़ते, अपना कार्य निकलवाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। अगला है अनिश्चित कार्यकाल या सीमित अवधि। दबाव समूहों का कार्यकाल निश्चित हो ये कहना मुश्किल है कि कितने समय तक ये दबाव समूह अपना कार्य कर सकते हैं। कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि काम थोड़े समय में ही पूर्ण हो जाता है और कभी कभी लंबा समय भी इनको लग जाता है अपनी कार्य पूर्ति के लिए। तो ये इनका जो कार्यकाल है पूर्ण रूप से अनिश्चित है। कभी 10 दिन 15 दिन या कभी कभी महीनों या सप्ताह भी काफी सारे इनको लग जाते हैं। तो इनकी कार्यकाल या इनकी अवधि निश्चित नहीं होती है। कि दबाव समूह बनते और बिगड़ते रहते हैं, समाप्त होते रहते हैं, क्योंकि ये किसी विशेष हित की पूर्ति के लिए ही अस्तित्व में आते हैं और कार्य पूर्ण होने के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। राजनीति समाज की परिवर्तनशील प्रकृति होने के कारण कुछ समय बाद ही उसे अनुपयोगी समझकर समाप्त कर दिया जाता है और नवीन विषयों को लेकर नए दबाव समूह उपस्थित हो जाते हैं। कि जैसे ही इनकी कार्य पूर्ति हुई तो ये ऑटोमेटिक समाप्त हो जाते हैं और धीरे धीरे क्योंकि परिस्थितियां बदलती ही वो उनका महत्व समाप्त हो जाता है और वो हट जाते हैं इससे। लेकिन फिर यदि परिस्थितियां बदलती रहती है तो नवीन समस्याओं के साथ में नवीन दबाव समूह का फिर से कोई ना कोई संघ बन जाता है और ये दबाव समूह फिर अस्तित्व में आ जाते हैं। तो ये इनका जो मुख्य मकसद होता है वो केवल अपने राष्ट्रीय हित में या अपने हितों में अभिवृद्धि करना ही होता है और वो अभिवृद्धि कम समय में हो तो कम समय में समाप्त हो जाते हैं और लंबा समय यदि चलता है तो लंबे समय तक ये साथ देते रहते हैं। इसके बाद में सर्वव्यापी प्रकृति। सर्वव्यापी प्रकृति का अर्थ है कि दबाव समूह कोई एक जगह मौजूद नहीं है। ये पूरे भारत में हर कोने में, भारत के हर कोने में दबाव समूह मौजूद होता है और ये अपनी कार्यों को इस प्रकार से फैलाते हैं कि छोटे छोटे संघों के माध्यम से या बड़े बड़े संघ के माध्यम से जितना भी बड़ा कार्य, छोटा कार्य है छोटा संघ, बड़ा कार्य है बड़ा संघ, तो ये बनते और बिगड़ते रहते हैं और इनकी भूमिका सर्वव्यापी रहती है। कि दबाव समूह सभी प्रकार के राजनीतिक व्यवस्थाओं में पाए जाते हैं। ये अन्य शासन व्यवस्थाओं में गुप्त रूप से कार्य करते हैं, किंतु लोकतंत्र में इनका प्रदर्शन होता रहता है। इनके प्रदर्शन के तरीके, इनकी गतिविधियों का क्षेत्र दिन प्रतिदिन व्यापक होता चला जा रहा है और इस व्यापक प्रकृति को देखते हुए दिन प्रतिदिन दबाव समूहों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। कहीं भी छोटे से रूप में कहीं भी कुछ एकत्रित होकर छोटे छोटे दबाव समूह कभी बड़ा रूप ले लेते हैं और कभी छोटे रूप में इनकी समाप्ति हो जाती है। जैसे ही इनका कार्य सिद्ध हो जाता है ये ऑटोमेटिक ही समाप्त हो जाते हैं।